नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 12th के फिजिक्स के इस लाइव सेशन में हम आज करेंगे न्यूक्लियाई का थर्ड लेक्चर। इससे पहले हमने 2 लेक्चर किए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उन वीडियो को देखें, फिर आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज का ये तीसरा लेक्चर। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे रेडियो एक्टिविटी के संबंध में, रदरफोर्ड का प्रयोग, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, साथ में अर्धायु काल की गणना करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं या फिर दे देंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। सबसे अच्छी बात है कि आप पेन पेपर लेकर साथ में बैठें ताकि इसके नोट्स आप खुद से बना सकें। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स लगे तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए, हम उसके जवाब अवश्य देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि इस सीरीज का नाम ही है सीधी बात नो बकवास। तो बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपने टॉपिक्स को करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इसमें रेडियो एक्टिवता। जिसको इंग्लिश में हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज सर्वप्रथम सर हेनरी बेकुरेल ने 1896 में संयोगवश ही कर दिया था। किसने किया था? सर हेनरी बेकुरेल ने सन 1896 में हेनरी बेकुरेल ने संयोगवश कर दिया था। इन्होंने क्या किया? यूरेनियम, पोटेशियम और सल्फेट के टुकड़े को कागज़ में लपेटकर फोटोग्राफिक प्लेट के साथ अलमारी में रख दिया। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद जब इन्होंने उस फोटोग्राफिक प्लेट को निकाला और वहाँ से यूरेनियम, पोटेशियम और सल्फेट के टुकड़े को जब निकाला तो देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो काला पड़ गया था। इससे उन्होंने कुछ ध्यान दिया जब इस बात पर कि आखिर ये फोटोग्राफिक प्लेट क्यों काला हुआ, तो उन्हें ये बात समझ में आया कि ये जो इसका फोटोग्राफिक प्लेट का काले होने का जो कारण है वो यूरेनियम है। तो इसमें क्या पदार्थ लिया गया था, इस चीज़ को हम देखेंगे। यूरेनियम, पोटेशियम, सल्फेट का टुकड़ा लिया और इसको फोटोग्राफिक प्लेट के साथ रख दिया। फोटोग्राफिक प्लेट के साथ क्या किया? इसको रख दिया। तो फोटोग्राफिक प्लेट क्या हुआ? काला पड़ गया। इसका क्या कारण था? कि यूरेनियम था, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट से कोई चीज़ काला नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यह जो कारण हो सकता है वो यूरेनियम ही हो सकता है। जिससे उन्होंने एक नियम दिया और उसमें बताया कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही अपघटित होते रहते हैं, अर्थात उसमें से कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। इसी से ये फोटोग्राफिक प्लेट काली हुई है। तब इन्होंने बताया कि जिन पदार्थों से अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, तथा उससे निकलने वाली किरणों की इस प्रक्रिया को, स्वतः अपघटित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता। आप इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः ही अपघटित होते रहते हैं, अर्थात उसमें से कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। इस घटना
को ही हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तथा इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थों को क्या कहते हैं, पदार्थों को, या ऐसे लिखें पदार्थ जो होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है। और इनसे निकलने वाली किरणें जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव किरणें, यहाँ पर ऐसे लिखें, रेडियो एक्टिव किरणें, या इनके नाम पर बेकुरल किरणें कहलाती हैं, बेकुरल किरणें कहलाती हैं। इसके बाद रेडियो एक्टिवता में और साइंटिस्टों ने बहुत सारा प्रयोग किया और उन्होंने कुछ और पदार्थों का पता लगाया, जैसे कि ये क्या है, यूरेनियम है। साथ में इसके अतिरिक्त प्रकृति में और भी पदार्थ होते हैं रेडियो एक्टिव जो स्वतः ही क्षय होते हैं। इसके संबंध में 2 साइंटिस्ट और हैं, जिसमें से एक का नाम है मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी। ये दोनों दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं। इन्होंने एक नए पदार्थ की खोज की थी। ये क्या हैं, दंपत्ति हैं, ये भी लिख लेंगे। इन्होंने एक नए पदार्थ की खोज की जिसका नाम है रेडियम। आप जानते होंगे रेडियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रेडियम एक बहुत ही कॉस्टली पदार्थ होता है। यह भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो ये था रेडियो एक्टिवता। दोस्तों इस बात को समझ गए होंगे रेडियो एक्टिव क्या है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, आप इसको वीडियो के लेक्चर को सुनकर लिख सकते हैं या आपको PDF फाइल में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी में अगला टॉपिक अपना करते हैं रेडियो एक्टिवता के संबंध में, रेडियो एक्टिवता के संबंध में रदरफोर्ड का प्रयोग। रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जब अपघटित होते हैं तो उसमें से जो किरणें निकलती हैं उन किरणों की प्रकृति क्या है, किस प्रकार की वो किरणें होती हैं, कितने प्रकार की किरणें होती हैं, इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग को समझते हैं कैसे किया। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया। क्या लिया, लेड बॉक्स। इस तरह से लेड का एक बॉक्स लिया और इसमें छोटा सा छिद्र कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया इसके अंदर। ये क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये हमारा क्या है, लेड बॉक्स। और जब ये छिद्र किया तो इन छिद्र से निकलने वाली जो किरणें होंगी उनके दोनों तरफ 2 प्लेटें लगा दी। एक तरफ इन्होंने क्या किया, धन प्लेट लगा दिया, पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। ये प्लेट कैसा था, धनात्मक था। और एक तरफ क्या किया, ऋणात्मक प्लेट लगा दिया इस तरह से। और इसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी इस तरह से। ये क्या था, फोटोग्राफिक प्लेट था। इसको लिख लेंगे, ये हमारा है फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक क्या है, प्लेट है। अब इन्होंने देखा कि कुछ किरणें ऐसी थी, यहाँ से जब किरणें निकली तो कुछ किरणें इस साइड गईं, ठीक है, और कुछ किरणें जो थी वो इस साइड में चली गईं।
और कुछ किरणें बिना विचलित हुए सीधे ऊपर की ओर जाने लगी। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला और इन किरणों का कुछ नाम रखा। देखिए ये क्या होगा, जो किरणें प्लस प्लेट की ओर निकली मुड़ी हुई हैं, ठीक है, वो क्या है, ऋण किरणें हैं। जैसे आप जानते हैं धन तथा ऋण में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जो किरणें प्लस प्लेट की ओर मुड़ी हैं वो निगेटिव किरणें हैं और इन्होंने इन किरणों का नाम रखा बीटा किरणें, बीटा किरणें रखा। और जो माइनस प्लेट की ओर मुड़ी हैं वो पॉजिटिव किरणें हैं और उनका नाम रखा उन्होंने अल्फा किरणें। क्या रखा, अल्फा किरणें। और जो किरणें इस वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हुई हैं, सीधे निकल रही हैं, वो किरणें क्या हैं, उदासीन हैं, अर्थात उन पर कोई आवेश नहीं है और इन किरणों का उन्होंने नाम रखा गामा किरणें। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया और इनकी प्रकृति के बारे में बताया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे इसमें अल्फ़ा बीटा किरणों के गुणों को देखते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज किया करो और तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर आपको वीडियो की PDF फाइल तो मिल ही जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्फा बीटा तथा गामा कण के गुण। तो बात करेंगे अल्फा बीटा गामा कणों के गुण के बारे में। अब इनके क्या क्या गुण होते हैं इनके बारे में समझेंगे। तो एक साइड में आपको लिखना है गुण, और यहाँ पर हम देखते हैं अल्फा का, फिर यहाँ पर बीटा और उसके बाद ये गामा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गुण होगा जो हमारा, वो है मान लेते हैं प्रकृति की, कि आखिर अल्फा बीटा गामा कणों की प्रकृति क्या है। प्रकृति की बारे में बात करें तो अल्फा कण जो होता है वो धनावेशित होता है, बीटा क्या होता है, ऋणावेशित, और ये क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होता है। और बीटा कण क्या था, प्लस वाले की ओर रिफ्लेक्ट हो गया था, और ये क्या था, माइनस की ओर। अब दूसरी बात करते हैं आवेश की, इस पर आवेश कितने होते हैं। तो आवेश जो है, अल्फा कण आप जानते हैं हीलियम परमाणु का नाभिक होता है और हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ होता है। तो इसमें प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, और ये तो आप इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6, ये माइनस होता है, गुणे 10⁻⁻19, ये भी कूलम, ये भी कूलम, और ये क्या होता है, आवेश रहित होता है, आवेश रहित, तो उदासीन है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी ऊर्जा की। तीसरी बात हम करते हैं ऊर्जा की। अल्फा कण की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है और बीटा कण की इससे अधिक होती है, और इसकी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है गामा कण की। बात करें चौथा टॉपिक, आयनीकरण क्षमता। आयनीकरण क्षमता, तो अल्फा कण की जो आयनीकरण क्षमता होती है वो बीटा से 100 गुना अधिक होती है, और जो बीटा का होता है वो गामा से 100 गुना अधिक होता है।
और इस पर आवेश ही नहीं होते हैं तो ये शून्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है? शून्य होता है। बात करें अगर भेदन क्षमता की, क्या करेंगे? भेदन क्षमता, भेदन क्षमता। तो अल्फा कण का क्या होता है? बहुत ही कम होता है, और इसका इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, अधिक होता है, और इसका क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्या होता है भाई? सर्वाधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर समझेंगे छठा टॉपिक, फोटोग्राफिक प्लेट पर कैसा प्रभाव डालते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो प्रभाव है वो ये कम डालता है, ये अधिक करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा प्रभाव गामा डालता है। और बात करेंगे इसके स्पेक्ट्रमों की, तो जो स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम अल्फा कण के जो होते हैं वो रेखीय तथा विविक्त होते हैं। विविक्त का मतलब होता है खंडों में विभाजित होते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है? सतत होता है, लगातार होता है बीटा कण का जो स्पेक्ट्रम होता है, और यह भी क्या होता है? रेखीय तथा विविक्त। तो ये है आपका अल्फा, बीटा तथा गामा कण के गुण होते हैं। ठीक है, इधर आपका क्या है? इनके गुणों के बारे में, किस प्रकार के गुण की बात कर रहे हैं, और इसमें तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया हो? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। क्षयता का नियम, क्षय का मतलब क्या होता है? नुकसान होना। ठीक है, अगर किसी चीज का क्षय हो रहा है इसका मतलब उसमें कमी आ रही है, उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम है, इसका अर्थ है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षयित हो रहा है, अर्थात वो बर्बाद हो रहा है। आप लोगों को हमने पहले भी बताया कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही अपघटित होते रहते हैं, अर्थात उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही होती हैं, और धीरे धीरे वह पदार्थ क्या हो रहा है? घट रहा होता है। अब घटने की क्या दर है, कैसे वो घटता है, और कितने समय में कितना रह जाएगा, इन सब बातों का कैलकुलेशन हम करेंगे। इसके संबंध में रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम है, और इस रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम रदरफोर्ड और सोडी नामक दो साइंटिस्टों ने दिया था। तो इसे हम दूसरे नाम से ये भी जानते हैं, रेडियो एक्टिव क्षयता के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। सोडी का नियम, इस टॉपिक को आप इस नाम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आपको ये नाम भी याद रखना है। अगर आ जाए रेडियो एक्टिव क्षयता के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम बताइए, तो भी आप यही लिखेंगे, या फिर रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखें तो भी। अब इन्होंने क्या बताया, इस बात को
यहाँ पर समझना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर जो बातें हम बोल रहे हैं उसे आप वीडियो में ये लेक्चर को सुनकर आप कॉपी में नोट करें या फिर आप पीडीएफ से डाउनलोड करके लिख सकते हैं। रदरफोर्ड तथा सोडी ने यह बताया कि किसी भी क्षण यानी किसी भी समय रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर जो होती है उस समय उपस्थित उस पदार्थ में सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि परमाणुओं की संख्या के क्षय होने की दर, तो संख्या को अगर हम मान लें n है, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की जो संख्या है उस समय मान लेते हैं n। तो इस बात को लिखते हैं यहाँ पर, माना t बराबर 0 पर, है ना, 0 समय पर परमाणुओं की संख्या बराबर हम मान लेते हैं n0 है, तथा t बराबर t समय पर, t पर यानी t समय अगर बीत जाता है उसके बाद, तब परमाणुओं की संख्या जो है वो क्या हो जाती है, n हो जाती है। ठीक है, कुछ घट जाएगा और इतने परमाणु मान लेते हैं रह जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नियम बताया गया रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर का मतलब आप जानते हैं नीचे समय होता है, अर्थात dn अपॉन हम लिख सकते हैं dt। इस समय उपस्थित मान लीजिए n परमाणु है तो ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब जब क्षय हो रहा है इसका मतलब उसमें कमी आ रही है, तो क्षय होने की दर को हम क्या करेंगे, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं माइनस dn अपॉन dt। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएं तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लाना होगा, और यहाँ पर कांस्टेंट जो होगा वो हमारा होगा लैम्डा, और इसे हम लिख सकते हैं n। यहाँ पर लिखते हैं जहाँ लैम्डा क्षय स्थिरांक है, क्षय स्थिरांक है। अब इसे थोड़ा सा हम और कैलकुलेट करें, हम n को इधर ले आते हैं और dt का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा dn, और n को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n, और इधर इसका गुणा कर देंगे बराबर लैम्डा और dt हो जाएगा। अब आप देखिए ये माइनस जो है इधर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस साइड में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से। अब इसके बाद समाकलन का निशान आपको पता है, इस तरह से हम समाकलन का निशान लगाते हैं। अब आप देखिए जो ये dn है उसे मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ गुणे में, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1/n लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस साइड में क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब आप देखिए ये जो माइनस लैम्डा है वो क्या है, कांस्टेंट है, और आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू की समाकलन नहीं होती है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन और यहाँ पर हो जाएगा dt, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो मैं यहाँ पर 1 मान सकता हूँ। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन सूत्र है, हम यहाँ पर लिखते हैं सूत्र इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है log x के। ठीक है, ये आपका एक सूत्र है। तो जहाँ 1/n है, 1/x dx बराबर log x होता है, तो उसी प्रकार से 1/n dn बराबर हो जाएगा log n हो जाएगा, बराबर माइनस, देखिए ये हो जाएगा हमारा लैम्डा, और यहाँ एक का जो अवकलन समाकलन होगा वो क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं, तो t है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा t के बराबर, और प्लस एक कांस्टेंट लाते हैं c, इस तरह से। अब चूंकि हमें पता है यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या क्या है, 0 है, यानी n बराबर हम क्या ले लेंगे, n0, और हम ये मान लें कि c बराबर, c एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं कि c बराबर क्या हो जाएगा, log n0। तो ये वैल्यू अगर इसमें रखें, इसे आप समीकरण कोई नाम दे दीजिए, समीकरण 1, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में ये वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर होगा log
n0 बराबर माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा t, और प्लस इसकी जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा log n0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस वैल्यू को इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ है हमारा log n माइनस हो जाएगा log n0 बराबर माइनस लैम्डा, और t हो जाएगा। और यहाँ पर एक हमारे पास सूत्र होता है लघुगणक का, उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये होता है log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n होता है। ये आपका एक क्या है, सूत्र है। तो जहां log m माइनस log n है वहां log m बटा n लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस सूत्र का इस्तेमाल यहाँ करेंगे तो ये वैल्यू लिख सकते हैं हम इस तरह से। यहाँ हो जाएगा हमारा log, ये हो जाएगा n बटे n0 हो जाएगा, और इधर बराबर हो जाएगा माइनस लैम्डा t हो जाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम एंटी लॉग ले लें, क्या करें, एंटी लॉग, यहाँ पर हम बेस ई मान सकते हैं, तो एंटी लॉग लेने पर एंटी लॉग लेंगे तो इधर से लॉग हट जाएगा और इधर ई लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n अपॉन n0 बराबर ई के पावर माइनस लैम्डा टी। ये फार्मूला आपको समझना है एंटी लॉग का। अब इसके बाद अगर हम n0 का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा n बराबर n0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हो जाएगा हमारा। और यही हमारा रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम है, अर्थात किसी t बराबर t समय पर परमाणुओं की जो संख्या n होगी वो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या n0 में हम e टू द पावर माइनस लैम्डा टी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम को समझ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए और इसे अच्छे से लर्न कीजिए। वीडियो को चाहे तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं और इसे अच्छे से सीख सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, कर लिया, चलिए शुरू करें आगे। चलो मिटा देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अर्ध आयु। अर्ध आयु, अर्ध आयु जिसको इंग्लिश में हम हाफ लाइफ कहते हैं, हाफ लाइफ। देखिए आज हम हाफ लाइफ के बारे में यानी अर्ध आयु के बारे में एक ऐसा कंसेप्ट बताएंगे जो यूट्यूब पर आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा और बहुत ही आसान तरीके से इस बात को मैं समझाऊंगा। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, ऐसा आसान कंसेप्ट आपको अर्धायु का कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम एक ग्राफ के जरिए से पहले शुरू करेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए अर्धायु मतलब आधी आयु, ठीक है। परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए अर्धायु कहलाता है। इसे हम प्रायः टी हाफ से या टी से टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कंसेप्ट। और इसके बाद यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले इधर। आप मुझे बताइए बहुत ही आराम से कि अगर कोई पदार्थ पहले ज़्यादा है फिर धीरे जब घटेगा वो कम होगा ना, तो मान लेते हैं कि कोई पदार्थ यहाँ तक है, अर्थात उसमें प्रारंभ में पदार्थ की जो पदार्थ में परमाणुओं की जो संख्या है वो n0 है, और ये समय हम यहाँ पर ले रहे हैं 0 यानी शुरुआत समय। 0 पर क्या है, पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n0 है। अब अगर हम यहाँ पर इसको अर्धायु में बांटें
इसको हम एक अर्धायु टी कह दें और यहाँ पर एक दूसरा अर्धायु मान लें 2t और एक क्या मान लें तीसरा अर्धायु। अब अगर हम आपसे पूछें कि एक अर्धायु में अगर एक अर्धायु यहाँ पर बीत गया तो हम ये कहेंगे कि ये जो पदार्थ है वो अपना आधा हो गया, यानी इतने समय में टी में ये अपना जो पदार्थ है वो क्या हुआ, आधा हो गया। मान लो यहाँ तक आ गया, यहाँ पर नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का क्या हुआ, ये आधे पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n0 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस पर। तो इन रेखा को हम ऐसे मिला सकते हैं। अब आप बताइए अगर दूसरा अर्धायु होगा यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये आधा। तो यहाँ पर n0 अपॉन 2 पहले से है, अगर मैं 2 का और भाग करूँगा तो n0 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा होगा। अब फिर तीसरे अर्धायु में इसका भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो इस दूरी का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये दूरी, इस पर क्या होगा n0 अपॉन ये 4 पहले से है, 2 का अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूना में 8। अब ये अर्धायु कब होगा, जब तीसरा अर्धायु आ जाएगा। अब अगर इस ग्राफ को हम यहाँ से ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ाएं तो ये ग्राफ हमको कैसे मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। और आगे बढ़ता हुआ और धीरे धीरे ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए। अब आप इस बात को कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, तो यहाँ पर लिखते हैं कि माना t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या बराबर क्या है, n0 है। 0 पर कितना है, n0 है। अब हम पहला अर्धायु लेते हैं 1, यहाँ पर लेते हैं t बराबर 1 कैपिटल T, यानी एक अर्धायु पर परमाणुओं की संख्या, यहाँ भी परमाणु लिख सकते हैं, ठीक है। परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जा रही है, यानी n0 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं t बराबर 2t पर परमाणुओं की जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बराबर हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर पहला n लिखते हैं, यहाँ पर 1n1, फिर n2 दूसरा समय। तो यहाँ पर आ जाएगा n0 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 4 है वो 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए t बराबर 3t, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये n3 हो जाएगा बराबर n0 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n0 यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आ जाएगा 1/8, और 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, n0 और यहाँ पर 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 के पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है तो हम इसको यहाँ पर लिख दें, ये हो जाएगा n0 और यहाँ 1/4 होगा तो 1/2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं। आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो, या फिर हम इसे थोड़ा सा इरेज कर दें, फिर से लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया तो हम यहाँ पर फिर से इसको लिखते हैं। ये अगर n2 बराबर होगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n0 अपॉन 4 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा हम और कैलकुलेट करके लिखें तो आप ये कह सकते हैं n2 बराबर ये n0 और ये 1/4 इधर होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 को इस तरह से 2 की पावर। इसी तरह से t बराबर अगर 3t होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि n3 बराबर n0 के पावर n0 बटे क्या होगा 8 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं n0 और 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। इस प्रकार आप देख रहे हैं जितने अर्धायु काल होंगे उतनी पावर इसमें 1/2 पे लग जा रही है। इसी प्रकार हम और अगर आगे बढ़ाते जाएं, इसी प्रकार यह क्रम अगर आगे हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर n पर यानी n समय पर, या हम यहाँ लिख दें n t पर, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं
एन एन बराबर ये हो सकता है एन जीरो अपॉन 1/2, और इसके पावर क्या होगा, जितने अर्धायु है एन है तो यहाँ पर एन लगा सकते हैं, या फिर इसे हम एन एन को केवल एन लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा एन जीरो और 1/2 की पावर एन। ठीक है, ये होता है हमारा अर्धायु का फॉर्मूला। दोस्तों, इससे आसान ट्रिक आप लोगों ने कभी भी इसके बारे में नहीं देखी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं। अब हम इसी के बाद में समझेंगे अर्धायु और क्षय स्थिरांक में संबंध। इससे पहले आप लोगों ने क्षय स्थिरांक पढ़ा है, और अर्धायु आप जान रहे हैं इतना होता है। इसमें विभिन्न अर्धायु हैं, तो इसमें हम समझेंगे एक अर्धायु तथा क्षय स्थिरांक में संबंध है। तो आपको पता है कि अर्धायु क्या होता है और क्षय स्थिरांक क्या होता है। क्षय स्थिरांक में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, यहां पर लिखिएगा वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि n बराबर होता है n0 और e⁻ -λ अपॉन λt होता है। फिर आप अर्धायु का फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि एक अर्धायु के लिए n बराबर होता है n0/2। अब n0 का यह मान इसमें रखने पर, यहां पर लिखिएगा समीकरण 1 से आप ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा n0/2 बराबर, यहाँ हो जाएगा n0 e⁻ और t। n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखिएगा 1/2 बराबर, यहाँ पर है e⁻ t है। अगर हम इसको पलट दें, इस माइनस वाली घात को प्लस बनाना चाहें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/e⁻ अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा आप यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e⁻ और बराबर ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये 2 1 2 हो जाएगा। यदि हम क्या करें, दोनों पक्षों में लॉग ले लें, लॉग लेने पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग लेने पर। अगर हम इस घात को लघुगणक के फॉर्मेट में रखना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 इधर चला आएगा, ये हो जाएगा log e⁻2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा λt। ठीक है, अब अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें, t को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर log log2 बेस e अपॉन क्या हो जाएगा t। फिर लैम्डा बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये देखिए आप जानेंगे यहाँ पर log2 बेस e की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास है 0.6931/t हो जाएगा। ये होता है हमारा क्षय स्थिरांक तथा अर्धायु में संबंध। यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है, चूंकि log2 बेस e बराबर होता है 0.6931, ये वैल्यू होती है, आप यहाँ पर रख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो तुम जाने उसको सताना। मेहनत से पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, तभी सफलता मिलेगी। और वैसे अपने अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, हमेशा हमेशा आप लोगों को अपने ही अकॉर्डिंग से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी को समझ सकें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, और इसमें हमारा अगला टॉपिक होगा नाभिकीय विखंडन। क्या होगा, ये विखंडन कहते हैं। तो देखेंगे नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन।
नाभिकीय विखंडन। तो नाभिक के किसी भारी नाभिक के दो समान हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया है वह नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ठीक है, नाभिक टूटता कैसे है? जैसे यूरेनियम, अब जानते हैं यूरेनियम 92-235, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92, और इसका परमाणु भार कितना होता है? 235। अब जब इसमें एक न्यूट्रॉन कण टकराता है तो यह एक भारी नाभिक में पहले बदल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं परमाणु क्रमांक कुछ नहीं है, तो परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यूरेनियम ये तो 92 ही रह जाएगा, पर इसका परमाणु भार एक क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी 236 हो जाएगा। और यह यूरेनियम दो भागों में टूट जाता है, एक होता है बेरियम और दूसरा होता है हमारा क्रिप्टन। ठीक है, बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56 और क्रिप्टन का होता है 36। ठीक है, और ये जो परमाणु भार है वह दो भागों में इसके परमाणु भारों में बदल जाता है, और बेरियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 144, और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 89, और साथ में इसमें और 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, 3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3n01। 0n1 का मतलब न्यूट्रॉन है और 3 न्यूट्रॉन नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया को समझने के लिए हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई यूरेनियम का नाभिक है, और जब इस पर एक अल्फा नहीं मतलब न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, एक न्यूट्रॉन मतलब 0n1 एक जब इस पर टकराता है तो यह दो भागों में क्या होता है? ऐसे ब्रेक हो जाता है, और एक भाग यहाँ पर सपोज बेरियम बना लेता है, और एक भाग क्या बन जाता है? क्रिप्टन के रूप में निकल जाता है। क्रिप्टन आप जानते हैं ये 36 और 89 में बदल जाता है, और ये है 56 और 144 का परमाणु भार है, और साथ में इसमें से 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन क्या होंगे? और निकलेंगे, और ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं वो नए नाभिकों को तोड़ेंगे। देखिए, एक अगर हम यूरेनियम का कोई टुकड़ा ले लें तो उसमें आप सोच सकते हैं कि उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? बहुत ज़्यादा होगी। उसमें से हम बात कर रहे हैं केवल एक यूरेनियम के केवल एक नाभिक पर अगर एक न्यूट्रॉन टकरा गया तो इसमें ये क्या होगा? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ये 3 न्यूट्रॉन और नए जो उसमें परमाणु हैं उसके नाभिकों को तोड़ेंगे, और फिर से 3-3 न्यूट्रॉन ऐसे ही निकलते रहेंगे। देखिए, ये जो होगा ये भी क्या करेगा? यहाँ पर जो एक और यूरेनियम का ये है आपका क्या? यूरेनियम है, यहाँ पर और यूरेनियम का जो परमाणु होगा उसको क्या करेगा? ये तोड़ेगा, और इसमें से भी इस तरह से यहाँ पर बेरियम बनेगा, और फिर यहाँ पर क्या बनेगा? क्रिप्टन बनेगा, और साथ में 3 न्यूट्रॉन क्या होंगे? और निकलेंगे इस तरह से, और यह भी न्यूट्रॉन क्या करेगा? ऐसे ही नए नाभिक को क्या करेगा? तोड़ेगा, और यह न्यूट्रॉन भी क्या करेगा? और कोई अगर नाभिक है, अनंत परमाणु होंगे ना, उन नाभिकों को क्या करेगा? ये तोड़ेगा, और इसमें से भी फिर से 3-3 न्यूट्रॉन ऐसे निकलते रहते हैं, और ये श्रृंखला बहुत तीव्र गति से बढ़ती रहती है और अनियंत्रित श्रृंखला हो जाती है, और इसको रोका नहीं जा सकता है। जब रोका नहीं जाएगा तो यह श्रृंखला अनंत रूप से बढ़ती जाती है, जिसको हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, और इसी सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? परमाणु बम। यहाँ पर हम ये चीज लिख देते हैं, परमाणु बम, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है, और यह क्रिया बहुत तेजी से चलती रहती है। देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है, बस आपको कुछ नहीं करना, एक यूरेनियम के भारी टुकड़े पर सिर्फ एक न्यूट्रॉन की बमबारी करवा देनी है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन। अगर एक न्यूट्रॉन भी उस यूरेनियम के टुकड़े पर टकराया तो ये क्या होगा? पहले बेरियम और क्रिप्टन में टूटेगा, फिर क्या होगा? 3 इसमें न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो 3 न्यूट्रॉन अगले नाभिकों को तोड़ेंगे, फिर वहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर और इसी तरह से ये श्रृंखला बहुत तेजी से बढ़ती रहती है, और जब ये श्रृंखला बढ़ती जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नियंत्रित श्रृंखला, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो एक होता है हमारा, यहाँ से 2 बनेगा, एक होगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया,
अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जब यूरेनियम का टुकड़ा टूट जाए और यह क्रिया बढ़ती जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब आखिर ये अगर प्रक्रिया हो जाए तो उसे हम नियंत्रित कैसे करेंगे। नियंत्रित करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर बनाए जाते हैं, तो वहां पर नियंत्रण उसका किया जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए क्या किया जाता है, जहां पर ये श्रृंखला बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, साथ में सामने क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन मंदक का उपयोग किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन मंदक। न्यूट्रॉन मंदक जो होता है वो कैडमियम या भारी जल आप जानते हैं D2O को कहते हैं। केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि कैडमियम या भारी जल का उपयोग करके हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को मंद करते हैं, उसकी गति को कम करते हैं। अब कैसे किया जाता है, जहां जहां पर आप देख रहे हैं कि ये न्यूट्रॉन तीन तीन निकल रहे हैं, सामने क्या किया जाता है, कैडमियम की छड़ें लगा दी जाती हैं। क्या किया जाता है, कैडमियम की छड़ें लगा दी जाती हैं, और यह कैडमियम की छड़ इन न्यूट्रॉनों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और कुछ ही न्यूट्रॉन उत्पन्न हो पाते हैं, जिससे श्रृंखला अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो नियंत्रित हो जाती है। इसके लिए बनाया जाता है, इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वो नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर एक बड़ा सा ऐसे चैम्बर होता है, यहां पर समझेंगे। ये नाभिकीय रिएक्टर एक बड़ा सा बहुत बड़ा चैम्बर होता है, और इसमें ये कोष्ठ बने होते हैं इस तरह से। ये यहाँ पर इस तरह से, और ये ब्लॉक होते हैं, और इन ब्लॉकों में इस तरह से ऐसे कैडमियम की छड़ें लगाई जाती हैं। जगह जगह पर कैडमियम की क्या होती हैं, छड़ें होती हैं। इस तरह से सामने भी होता है, ऐसे ऐसे दूर दूर जगह जगह पर क्या होता है, कैडमियम की इस प्रकार छड़ें लगाई जाती हैं। और इसमें क्या किया जाता है, पहले इसमें यूरेनियम का परमाणु होता है। अगर इसमें न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाएगा, यानी एक न्यूट्रॉन किसी भारी नाभिक से यूरेनियम के परमाणु से टकरा जाएगा, तो इस चैम्बर के अंदर जो यूरेनियम के परमाणु हैं वो तेजी से क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, और साथ में न्यूट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। बहुत भारी संख्या में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब वह ऊर्जा अगर बढ़ने लगे, और ये दीवारें याद रखेंगे कि मोटी दीवारें होती हैं, ये क्या होती हैं, बहुत मोटी दीवारें, मोटी दीवारों का बना होता है, मोटी दीवारों का बना होता है। अब ये दीवार थोड़ा हमने गलत लिख दिया है, दीवार में बड़ी दीवारों का बना होता है, अग्नि संयुक्तों से बना होता है, जो मतलब अधिक से अधिक ताप को सह सके। लेकिन अगर यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बढ़ती ही जाए, इतनी अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है कि यह भी टूट सकता है। लेकिन इसी की सुरक्षा के लिए कैडमियम की छड़ें लगाई जाती हैं। ये हम क्या कह रहे हैं, कैडमियम की छड़ें, कैडमियम की छड़, कैडमियम की छड़ें लगा दी जाती हैं। जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो इन कैडमियम की छड़ों को अंदर की ओर ढकेल दिया जाता है, अर्थात इस चैम्बर में क्या किया जाता है, सब प्रवेश करवा दिया जाता है, और यह कैडमियम की छड़ें जो होती हैं वो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने लगती हैं, जिससे ये जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है वो नियंत्रित हो जाती है और ऊर्जा की सीमित मात्रा ही निकल पाती है। आजकल विभिन्न देशों में इस नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।
जैसे रूस जैसे देशों में नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा ही बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। भविष्य में आपको पता है कि कोयले की कमी होती जा रही है। ये कोयले की जो कमी है वो बिजली के उत्पादन में समस्या करेगी। इसके लिए साइंटिस्टों ने कुछ तरीके निकाले हैं। नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह अभी अपने देशों में बहुत कम है, और लेकिन विदेशों में जैसे रूस जैसे बड़े देशों में इसका अभी बिजली के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह से हम अपने नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद नाभिकीय संलयन। याद रखना है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्या है। किसी भारी नाभिक से जब कोई एक न्यूट्रॉन कण टकराता है तो वह दो प्रकार के लगभग समान नाभिकों में टूट जाता है और 3 नए न्यूट्रॉन और निकलते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया से ही परमाणु बम का निर्माण किया गया है, जिससे विभिन्न देश अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ये है एटॉमिक पावर। जिसके पास परमाणु बम की संख्या ज़्यादा है तो समझ लो एटॉमिक पावर ज़्यादा है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, रूस के पास है। किसके पास है, रूस के पास, सॉरी रूस। और इसके बाद आता है अमेरिका। सबसे अधिक किसके पास है, रूस के पास है। उसके बाद क्या है, अमेरिका के पास है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को समझते हैं। नाभिकीय संलयन क्या है। अब हम इसी में समझेंगे नाभिकीय संलयन। देखिए, विखंडन का मतलब होता है टूटना और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। देखिए, जब एक भारी नाभिक टूटेगा तो छोटे छोटे नाभिकों में अलग हो जाएगा, तो वो विखंडित हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के ठीक विपरीत प्रक्रिया है। जब दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ते हैं तो एक बड़ा नाभिक बनेगा। यानी जब दो छोटे छोटे परमाणु के नाभिक आपस में मिलते हैं तो जो नया परमाणु बनता है, उस नए परमाणु का जो द्रव्यमान होता है इन दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। अब आप जानते हैं यदि द्रव्यमान कम हो गया तो द्रव्यमान गया कहाँ पर, वह जो द्रव्यमान है वही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और इसमें से ऊर्जा निकलने लगती है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया भी एक प्रकार से ऊर्जा उत्पादन का एक रूप है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो एक नए नाभिक का निर्माण होता है और इस नए नाभिक का जो द्रव्यमान होता है इन दोनों परमाणुओं के द्रव्यमानों से कुछ कम होता है। ठीक है, और नाभिक के द्रव्यमान में यह कमी द्रव्यमान क्षति कहलाती है, आपको पता है। और जो ये द्रव्यमान क्षति है वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है।